अभी लाइट ऑफ आगे जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन के यूजर्स को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? ऑनलाइन के यूजर्स, यस, ओके। कल हम लोगों ने बहुत मजेदार सी डिस्कशन शुरू की थी। बाबे दी कहानी पढ़ी थी, उसके 2 सीजन देखे थे, सीजन 1 और सीजन 2। सीजन 1 में खाली बादशाह गवाचा था और सीजन 2 में बादशाह और खजांची दोनों इकट्ठे गुम हो गए थे। फिर प्रोमो दिखा के जो है वो फंसा लिया गया था आपको। आपने प्रोमो देखा था, आपने कहा कि ये एपिसोड देखने के बाद ही हम जाएंगे। तो हुआ ये कि हमें कल 2 तरह के कागज समझ आए। एक बात हमें समझ आई कि कभी कभी कैश का मुतरादिफ, कैश का अल्टरनेट, सब्स्टिट्यूट वॉइस आ रही है यहाँ। अभी तो नहीं आ रही आवाज जी। तो हमने देखा था करेंसी का एक अल्टरनेट। करेंसी का अल्टरनेट ये था कि कागज हो जिस कागज पे किसी मौतबर इंसान ने साइन किए हुए हो और उन साइन की वजह से वो बाउंड हो जाए और उस साइन की वजह से जो है वो किसी भी वक्त कोई भी शख्स आके उससे वो अमाउंट रिकवर कर सके। ठीक है, वो साइन किसके थे? बादशाह के, जो कि बादशाह उस इलाके का एक काबिल एतबार इंसान था और उसके साइन थे, जिसकी वजह से हमने कहा था कि अब वो बाउंड हो जाएगा। इस साइन से ये कागज एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी बेस पे नेगोशिएशन हो सकती है। वर्ड नेगोशिएशन के ऊपर भी हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। तो हमने ये देखा कि ये कागज करेंसी नोट की तरह ट्रेवल कर रहा था। जिसने दूसरे के पैसे देने होते थे वो उसको पैसे नहीं देता था, ये कागज पकड़ा देता था। अगर कल को ये कागज कैश ना हो तो जिस बंदे ने ये कागज इनिशियली दिया उसके पास भी जा सकते हैं। और अगर मैं एक सप्लायर हूं और मुझे पीछे दुकानदार से ही कागज मिला है तो मैं दुकानदार को भी जाके कह सकता हूं तुमने मुझे गलत कागज दिया, ये तो कैश नहीं होता, तुम मुझे मेरे पैसे दो। तो ये जिसके पास कागज है ना, जो होल्डर है कागज का, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने से पिछली पार्टी को पकड़ ले या तो ओरिजिनल पार्टी को पकड़ ले। टोटल उसके पास इख्तियार है। ये कागज, इस कागज के कुछ फीचर्स हमने देखे थे। ये कागज पे टाइम भी लिखा हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। ये कागज पे ये भी लिखा हो सकता है कि ये फलाना बंदे को वाजिबुल अदा है, और ये भी लिखा हो सकता है कि उसके कहने पे किसी को। एक तीसरी बात भी लिखी हो सकती है कि जो भी बेरर है इस इंस्ट्रूमेंट का, ये इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में है उसको पैसे देने की पाबंदी है। अच्छा, फिर इसमें रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है? ये डिपेंड करता है कौन सा कागज है। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। बनाने वाला ये वादा करता है कि तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा। ये एक वादा होता है जो कि पेयर की तरफ से पेई को किया जाता है, और पेयर ही यहाँ पे मेकर भी होता है। वही बनाता है और वही पैसे देने के लिए पाबंद होता है। फिर हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखा था जिसमें 3 पार्टीज आ गई थी। एक लिखता है ड्रॉर, फिर दूसरे को वो हुक्म देता है कि तुमने पैसे देने हैं, जिसके पास उसके पैसे पड़े होते हैं वो ड्रॉई है, और जिसको पैसे देने होते हैं वो पेई। तो हमने देखा था ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें और प्रोमिसरी नोट में 2 बेसिक फर्क हैं। पार्टीज का फर्क है, वहां 2 थे यहाँ 3, और फर्क है कि रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे ऑर्डर। बात कुछ कुछ समझ आई? मुझे बताइए, आप लोग जब किताब से पढ़ के आए तो कोई जुमला, कोई लाइन, कोई बात जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है? फिजिकल सवाल फिर ऑनलाइन सवाल। जी, नोट का लफ्जी तर्जुमा। सम पेबल सर्टन होना चाहिए। ठीक है जी। नोट, हम ये कह रहे हैं कि कंडीशनल या अनसर्टन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन एक आध चीज ऐड कर देने से वो अनकंडीशनल नहीं होगा। वो कौन सी चीज है? प्रॉफिट की परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने दूसरे के साथ कागज पे लिख के वादा किया कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं अपने प्रॉफिट्स का 30% तुम्हें दूंगा।
अब प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जुमला भी काबिल कबूल है। हाँ, यानी कि अब इसको देखते हैं, वो नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अब प्रॉमिस टू पे इज नॉट कंडीशनल नॉर इज द सम पेबल अनसर्टन, ना ये कंडीशनल हो जाता है ना ये अनसर्टन हो जाता है, बाय रीजन ऑफ इट, महज इस वजह से, बीइंग सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस, कि अगर प्रॉफिट या लॉस की एडजस्टमेंट होनी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एज द केस में भी, एज द केस में भी मतलब जो भी हो इनमें से, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस ऑफ मेकर। तो अगर मेकर अपने बिजनेस के प्रॉफिट के साथ रिलेट कर दे कि मैं अपने बिजनेस की प्रॉफिट का इतना % दूंगा, तो ना इसको अनसर्टन कहना है ना कंडीशनल कहना है। तो वो वाजे करना चाह रहे हैं कि ये चीज कह के आपने ये नहीं कह देना ये गलत इंस्ट्रूमेंट है। जी, प्रॉमिस टू पे, हम ये कह रहे हैं कि ये प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, इसमें प्रॉमिस हो, वर्ड प्रॉमिस जरूरी नहीं है, लेकिन जुमला एक वादा हो, यानी कि मैं ये कहूं कि मैंने आपके पैसे देने हैं या मैं आपको पैसे दूंगा। ये सिर्फ ऐसा ना हो कि हाँ भाई मुझे एहसास है कि मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा रकम है। ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक एतराफ नहीं है कि मेरे जिम्मे पैसे वाजिबुल अदा हैं, ये एक वादा है कि मैं आप पैसे दूंगा। तो ये प्रॉमिस होना चाहिए, सिर्फ इस चीज की यकीन दहानी ना हो कि आप एक बंदे को जब मिले आपके हाँ यार मुझे अंदाजा है मेरे जिम्मे पैसे वाजिबुल अदा है। ये वो नहीं है प्रॉमिस नोट। प्रॉमिस नोट क्या है, मैं वादा करता हूं मैं तुमको इस डेट पे, या तो टाइम बता देंगे, या दूसरी ऑप्शन क्या है जब तुम डिमांड करोगे। जैसे बाबे को उसने डिमांड इंस्ट्रूमेंट दिया था, महीने शहीने नहीं लिखे थे, उसने कहा था ये कागज दिखाओगे बाबे के कहने पे पैसे मिल जाएंगे। तो ये डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। जी सर, इससे ऊपर वाला पॉइंट वर्ड्स, ये एक मिनट, when it is payable in installment with the provision that on default being made in payment the balance unpaid shall become due। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये अभी भी सर्टन है, मतलब अगर ये इंस्टॉलमेंट में हो, हमने कहा कि जी तुमने पहली इंस्टॉलमेंट देनी 1000 की, फिर अगली इंस्टॉलमेंट देनी 1000 की, फिर अगली इंस्टॉलमेंट देनी 1000 की, और जो जो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए वो अगली इंस्टॉलमेंट के साथ ड्यू हो जाए। जनवरी में 1000 देना है, फरवरी में 1000 देना है, मार्च में 1000 देना है, फलाना 1000 देना है, जनवरी का 1000 नहीं दिया तो फरवरी का 1000 नहीं है, अब 2000 है। तो अगर वो जो अनपेड अमाउंट है वो अगर ड्यू हो जाए, वो अगली इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाए, तो इससे भी वो अनसर्टन नहीं होता, क्योंकि ये आपके पैसे सर्टन थे, सिर्फ उनका टाइम आगे पीछे हुआ है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट पे अगर अमाउंट रिसीव हो रही है तो भी ओके है, ये भी सर्टन ही कहलाएगा। जी, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में होता है, जिसके पास होता है। ठीक है, अब वही बात है कि यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर लिखा हुआ है ना, बाबे को उसने लिख के दे दिया कि मैं कागज लिख के दे रहा हूं, जो ये कागज लेके आएगा उसके मुतालबे पर हम उसको अदा कर देंगे, हामिल हजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। आपके जेब में मौजूद तमाम करेंसी नोट्स पे ये जुमला लिखा होता है। आपकी जेब में मौजूद नोट एक प्रोमिसरी नोट है, गवर्नमेंट ने वादा किया आपसे, गवर्नर स्टेट बैंक ने साइन किए होते हैं उसके ऊपर, और वो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है कि हामिल हजा जो भी होगा, जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको मुतालबे पे डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, अदा किया जाए सोना। यानी कि ये आपका कागज बेसिकली, इसके बैक पे जो सिक्योरिटी है, 1000 रुपए का कागज अगर मेरे पास है तो स्टेट बैंक इज बाउंड कि अगर मैं उनको ये कागज दूं तो इतनी मालियत का मुझे सोना मिल सकता है, जो कि उनके पास कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वादा है, वो कागज, ये गवर्नमेंट का एक तरह का नोट है, इस नोट पे गवर्नमेंट ने वादा किया। डिमांड ड्राफ्ट बैंक के केस में होता है, वो जब हम चेक पढ़ेंगे तो चेक के साथ पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट का रूल थोड़ा सा 3 लाइनें किताब में बताएंगे उसके बारे में। जी जी जी, ठीक है, देखें हमने कहा कि ये सर्टन होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होना चाहिए जो अनसर्टन इवेंट की बात करते हैं। अगर मेरा बहरी जहाज आ गया, बहरी जहाज डूब भी सकता है, हो सकता ना है, ये शर्त ऐसी है जो अनसर्टन है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं जो सर्टन शर्त होती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगस्त का पहला मंडे, ठीक है, या कल सूरज तुलू होते ही,
अब सूरज ने तुलू होना है, चाहे बादल भी आए हुए, लेकिन अगले दिन सूरज ने तो बहरहाल तुलू होना है। तो बेसिकली आप कुछ सर्टेन इवेंट, इवन यहाँ पे उन्होंने हमें एक चीज याद दिलाई है, लाइफ की सबसे बड़ी हकीकत, डेथ। उन्होंने अगर ये भी कह दिया ना कि अगर वो बंदा मर गया तो मैं इतने पैसे दूंगा, तो भी ये अनसर्टन नहीं है, ये सर्टन है, क्योंकि डेथ कभी ना कभी तो होनी है। वो जो बहरी जहाज है ना, उसका सर्टन नहीं था, पता नहीं आना है, पता नहीं आना, लेकिन मौत तो आनी है। हाँ, अब अगेन वो फिर कुछ और कवानीन है। आपको याद होगा कि एक प्रोमिसर होता था, एक प्रोमिसरी होता था। प्रोमिसर मर जाता था तो उसके लीगल वर्सा आ जाते थे, प्रोमिसरी मर जाता था तो उसके लीगल वर्सा आ जाते थे। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं छोड़ता किसी को जी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी शर्त, एक ऐसी कंडीशन विच मस्ट हैपन, जिसने होना ही होना है, यानी कि वो एक ऐसी कंडीशन नहीं है जो शायद हो शायद ना हो, जिसने होना है और कभी ना कभी जरूर होना है। तो इसलिए दो एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि इस साल के अगस्त का फर्स्ट मंडे या फलाना बंदे की डेथ, तो डेथ को भी इन्होंने सर्टेन एलिमेंट के तौर पे कहा, अनसर्टेन नहीं कहा। अंग्रेजों को पता है, कानून बनाने वालों को पता है, जिनको डरना चाहिए उनको नहीं पता जी। सामने से फिजिकल भाइयों के फिजिकल सवाल, बैंक नोट और करेंसी नोट में क्या फर्क है? असल में कई कुछ बैंक्स की भी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि नोट की तरह से ही होते हैं। तो ये बैंक नोट या करेंसी नोट को उन्होंने स्लैश करके, यानी कि दोनों को अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया। नेगोशिएबल का लॉ है ना, अंग्रेजों ने बनाया, उन्होंने कहा हो सकता है किसी जगह पे करेंसी नोट चलता हो, किसी जगह बैंक का नोट चलता हो। 1881-82 वो टाइम है जब बहुत ज्यादा बैंकिंग सिस्टम भी मैच्योर नहीं हुआ, उतना ज्यादा जिस तरह से आजकल ऑनलाइन और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो सब नहीं था। बड़ा देसी सा सिंपल सा सिस्टम होता था, एक घर सा बना हुआ होता था, वो बैंक होता था। तो हम इतने पुराने कानून पढ़ रहे हैं जिनमें आधे तो अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अब हकीकत नहीं है, लेकिन हमने आज तक अपने अल्फाज रिवाइज नहीं किए। हम अभी तक वही पुराने उस पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम इसके ऊपर कानून साजी करते। तो मजबूरन हम पाकिस्तान में अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए अक्सर लॉस फॉलो कर रहे हैं जी। मैं तो डिफरेंसेस कल कराए नहीं, लेकिन मैंने डिफरेंसेस तो नहीं कराए, और ना मैंने आपको पढ़ने का कहा। क्या मैंने पढ़ने का कहा? नहीं। तो वो मतलब आप जब ज्यादा जज्बाती होंगे तो ऐसा होगा। अभी हम उसको पढ़ेंगे एक एक करके, हम इतने जालिम नहीं है साहब जी। फिजिकल लोगों के फिजिकल सवाल। सर ये जो सम टेबल मस्ट बी सर्टेन है, इसमें दूसरे पॉइंट का जो पहला पार्ट है उसमें एंड ब्रैकेट में लिखा है और रिटर्न इन एनी अदर फॉर्म। ठीक है, सही है। इसका मतलब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये विद इंटरेस्ट पेबल हो या इसमें किसी भी किस्म का और रिटर्न भी हो, यानी कि हम कहें कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसके मुताबिक इतने पैसे ड्यू हैं, और एक बंदे ने दूसरे से कहो कि देखो जी मैं तुम्हारे इतने पैसे दूंगा, उसका ये कागज पकड़ लो, और मैं तुम्हें इन रिटर्न ये वाली सर्विस भी दूंगा। अगर कागज पे दोनों चीजें लिखी हैं तो सही नहीं है, लेकिन अगर कागज प्लस कोई सर्विस, कागज प्लस कोई और गुड्स मौजूद है तो वो चलेगा। लेकिन हमने कहा था कागज पे सिर्फ करेंसी होनी चाहिए, कागज पे लिखा होगा इतने रुपए देने का पाबंद जी। फिजिकल भाइयों के फिजिकल सवाल जी। सवाल ये है कि जो स्पेसिमन है क्या कोई किसी खास कागज पे होगा? नॉर्मली स्टाम्प पेपर पे होता है, या अगर एक सादा पेपर पे होता है तो भी उस पे आप गवर्नमेंट के नोटरी पब्लिक एक डिपार्टमेंट होता है जिसके जाके ठप्पे लगवाते हैं, जिसकी जाके उस पे नोटिंग करवाते हैं, उसके ऊपर निशानदेही करवाते हैं। तो ये ज्यादातर स्टाम्प पेपर पे होता है। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में से 2 इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट, ये ज्यादातर स्टाम्प पेपर पे होते हैं जी। फिजिकल ऑल डन। ऑनलाइन वाले वेरी गुड, शाबाश। ऑनलाइन में 2 सवाल, ये तीसरा फौरन से कहां से आ जाता है? सब प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन रिपीट कर दें। ओके, दूसरे भाई ने पूछा इन डेप्थनेस वर्ड बता दें, और गायब भी कर दिया। इन डेप्थनेस का मतलब मकरूज, कि एक बंदा आपका मकरूज है। अच्छा, वो आंसर आपने कर दिया, वाह जी वाह, उनके आंसर करने पे गायब हो गया। एसेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट का डेफिनेट एंड अनकंडीशनल का दूसरा पॉइंट, ठीक है। हमने कहा कि प्रोमिसरी नोट जो है वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोमिसरी नोट में जगह का लिख देना, टाइम का लिख देना, या किसी यकीनी इवेंट का, सर्टन अनसर्टन नहीं, जैसे भी हमने बात की
तो सर्टेन इवेंट लिख दें, टाइम लिख दें या प्लेस लिख दें, तो इससे वो कंटिंजेंट नहीं हुआ। वो ये 3 अलाउड शर्तें आप ऐसा कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन, एक दफा रिपीट कर देते हैं, जितनी दफा भी रिपीट करें कोई बुरी बात नहीं है। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सबसे पहले तो ये बात क्लियर, ये एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जबानी कलामी बयान नहीं है। याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल के भी हो जाता था, लिख के भी हो जाता था, पार्टनरशिप भी जबानी हो जाती थी, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा ना, ये पैसे वाला मामला है, लिखत पढ़त होनी चाहिए, तो ये फॉर श्योर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। नॉट बीइंग अ बैंक या करेंसी नोट, ये बैंक शैंक करेंसी नोट मतलब ये यूं समझें कि ये सादा करेंसी नहीं होनी चाहिए, आसान अल्फाज में ये कागज हो, और ये कागज करेंसी वाला कागज नहीं है। आप अपनी जेब में मौजूद जो नोट है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा कह सकते हैं, लेकिन प्रोमिसरी नोट बाय डेफिनेशन इज नॉट अ करेंसी नोट। तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि ये एक तरह का गवर्नमेंट का प्रोमिसरी नोट है, लेकिन बाय डेफिनेशन वो प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि वो करेंसी नोट है, उसको गवर्नमेंट डील कर रही है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए, एक वादा होना चाहिए, एक प्रॉमिस होना चाहिए। कैसा प्रॉमिस? अनकंडीशनल, मशरूत नहीं हो, मेरा मूड हुआ तो पैसे दूंगा, मेरा बहरी जहाज आया तो पैसे दूंगा, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बड़ा एब्सोल्यूट वादा होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। साइंड बाय द मेकर, मेकर जो बना रहा है वो इसे साइन करेगा। टू पे ऑन डिमांड, या तो डिमांड पे करेगा कि जब तुम मांगोगे कागज दिखा के मैं पैसे देने का पाबंद हूं, और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, किसी फिक्स्ड या ऐसा टाइम जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अच्छा 4 दिन बाद, तो वो 4 दिन को काउंट किया जा सकता है, तो कोई भी एक डेफिनेट टाइम इसमें मौजूद हो। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक खास रकम पैसों की ही ओनली, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, जिस बंदे को आप कह रहे हैं कि भाई आपको मैं पैसे देने का पाबंद हूं वो, या टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन, उस बंदे के ऑर्डर पे, और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर का मतलब है वो लिख दे, जैसे हमने कहा ना बाबा या बाबे की जगह कोई, तो वो आप कह सकते हैं कि तुम, नहीं तो तुम किसी और का नाम लिख दो, मैं उसको पैसे देने का पाबंद हूं। और तीसरा ऑप्शन है कि किसी का नाम मत लिखो, बस ये कह दो कि जिसके हाथ में कागज हुआ उसको मिल जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन है, ये बेयरर भी हो सकता है, ये ऑर्डर भी हो सकता है, और ये सादा एक बंदे के नाम पे भी हो सकता है। डन? इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये तो अनसर्टेन इवेंट के लिए होती है। जी, इंश्योरेंस कंपनीज अनसर्टेन इवेंट के लिए होती है। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं, नहीं, असल में ये एक और कागज इशू करते हैं। एक चीज बस जहन में रखनी है कि हर लॉ को हर लॉ के साथ मिक्स नहीं करना है। इंश्योरेंस का अपने कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस का अपने कानून है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, उसके मुताबिक सब चल रहा होता है। ये हम पढ़ रहे हैं जनरल कानून, लेकिन स्पेसिफिकली बैंक के बहुत सारे अपने लॉज बने हुए हैं, इंश्योरेंस के अपने लॉज बने हुए हैं, तो ये हम जेनेरिक समझ रहे हैं इस लेवल पे कि आप बिगनर लेवल पे आपको समझ आ जाए कि लिखत पढ़त कागज के थ्रू पैसों की होती है, और कई दफा कागज पैसे जैसा कीमती होता है अगर उस पर साइन आ जाए, तो हम उसके रूल देख रहे हैं। यहाँ पे एक आखिरी सवाल, तो स्टैम्प पे डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, उसकी रीजन क्या है? उसके पीछे गवर्नमेंट की एक तरह की सिक्योरिटी होती है कि वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि इतनी मालियत तक का कॉन्ट्रैक्ट इतने रुपए के स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, और उसके उन्होंने रूल्स डिफाइन किए होते हैं कि जी इतने रुपए का जो स्टैम्प पेपर है वो इतनी अमाउंट तक गारंटी कर सकता है। अगर आपने ज्यादा बड़ी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट छोटे स्टैम्प पेपर पे कर लिया, तो फिर वो उतना ही एग्जीक्यूट हो सकता है जितना वो स्टैम्प पेपर है। काश ये सारी बातें हमारे सिलेबस में होती, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगेन वो गवर्नमेंट ने अपने तौर पे अपने रेफरेंसेस दिए हुए हैं ताकि वो अपने कागज को पहचान सकें। जैसे चेक्स के ऊपर नीचे एक रेफरेंस नंबर आ रहा होता है, तो कई दफा वो अपनी सहूलत के लिए बना रहे होते हैं। जी, जो हमने पढ़ा था उसमें सवाल, असल में आप पर दुनिया के सारे लॉस को उस लॉ में समेटने के चक्कर में होते हैं। ठीक है, अगर वो कहे कि मैं 4 तारीख को दूंगा, इसके बाद नहीं दूंगा, तो ये भी कंडीशनल नहीं बन सकता। देखें ये वाला रूल ना थोड़ा सा आगे जाके मैच्योरिटी के रूल्स होते हैं कि जब टाइम पूरा हो जाए ना, तो टाइम पूरा होने के बाद वो बंदा कभी भी डिमांड कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन का लॉ आ जाता है, वो कहता है 3 साल गुजर गए ना फिर डिमांड नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन लिमिटेशन का लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बताया था कि ताकि आपको वर्ड टाइम बार्ड समझ आ जाए। डन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको प्रोमिस नोट समझ आ गया, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आ गया। बिल ऑफ एक्सचेंज दोबारा देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज की दोबारा शक्ल देखते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मेकर बना रहा है, और वो
रेफर कर रहा है किसी और को। मिस्टर खजांची तुमने पैसे देने हैं। खजांची कौन है? जिसके पास बादशाह के पैसे पड़े हुए हैं। बादशाह कौन है? पैसे का मालिक। पैसे का मुहाफिज कौन है? खजांची। पैसा रिसीव किसने करना है? बाबे ने। तीन पार्टीज हो गई। एक जिसने बनाया इंस्ट्रूमेंट, जो कि उस पैसे पे कुदरत रखता है कि उसका पैसा है। एक वो खजांची जिसके पास वो अमानतन पड़े हुए हैं, वो पैसे उसने बादशाह को देने थे, बादशाह ने कहा मुझे मत देना, इसको दे देना। और जो बाबा है वो तो पे ही है, उसने तो बस वो क्या करेगा, इस दफा बादशाह के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा? खजांची। और अगर खजांची इनकार कर दे तो एक काम करते हैं, खजांची को बैंक से रिप्लेस कर देते हैं। मैं एक शख्स, मैं बादशाह, वाह मैं बादशाह। तो मैं एक शख्स, मेरे बैंक के पास मेरे पैसे पड़े हुए हैं, जो बैंक मुझे देने का पाबंद है। मैंने ये वाले भाई को पैसे देने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इन्हें चेक लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक में मैंने अपने बैंक के नाम, वहां लिखा होता है पे, मैंने अपने बैंक के नाम एक ऑर्डर इशू किया, पे दिस पर्सन इतने रुपए। और मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि ये या इनके कहने पे किसी को। चेक के ऊपर वर्ड बेयरर भी आ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें ड्रॉई बैंकों का, और बिल ऑफ एक्सचेंज में तुम साइन करवा लेते हैं। चेक पे ऑलरेडी साइन आ रहे होते हैं, बैंक की अपनी स्टैंपें लगी हुई होती हैं, बैंक का अपना वो फॉर्मेट होता है, तो बैंक की तरफ से वो ऑलरेडी प्री ऑथराइज वो कागज है। अब ऐसे में मैं साइन करूंगा और मैं उस बंदे को दे दूंगा पेई को कि ये जाओ और बैंक के पास मेरे पैसे पड़े होते हैं, उनको दिखा के तुम पैसे ले। तो टेक्निकली बिल ऑफ एक्सचेंज जब हमने कल पढ़ा तो चेक भी हमने पढ़ लिया था, और जब चेक पढ़ लिया था तो चेक का एक पूरा सफा जो मैंने आपको कल नहीं दिखाया, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, घबराना नहीं आपने, चेक अभी थोड़ी पढ़े हैं, चेक का तो अगला चैप्टर है, हम तो अभी आगे चलेंगे। यहां तक सारी बात समझ आ रही है? यहां तक हमें सारी बात समझ आ रही है। टॉपिक रोमांचक होता जा रहा है, दिल कर रहा है आज ही खत्म कर ले, है ना? हो वाकई अल्लाह करे आप लोग इतना जोश में आए। नहीं जी, फिर मैं आपको बोर करता हूँ। प्रॉमिसिंग नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के फर्क दिखाता हूँ ताकि आप जरा थोड़ा सा वजनी सा फील करें। ये इन फर्कों की तरफ एंड पे आता है। ये पढ़ लिया तो आप इतने भारी हो जाएंगे, आप कहेंगे सर क्या पढ़ा दिया है, क्यों कर दिया। चल, प्रॉमिसिंग नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है? पहला फर्क तो वो है जो अगर मैं आपसे पूछता तो आप बताते हैं। सर उसमें दो पार्टीज होती हैं, इसमें तीन पार्टी, मेकर और पेई है इसमें, और इसमें ड्रॉई और पेई, तीन पार्टीज दो पार्टीज। सेम पर्सन, प्रॉमिसिंग नोट में मेकर से पेई नहीं हो सकता। आप ही प्रॉमिसर प्रॉमिस नहीं, आप कागज पे नहीं लिख सकते मिस्टर कागज तुमने मुझे पैसे देने हैं, या मैंने अपने आप को इतने पैसे देने हैं, ऐसा नहीं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पैसा हो सकता है। बादशाह एक कागज खजांची के नाम इशू करे कि खजांची मुझे इतने पैसे निकाल के दो, ऐसा हो सकता है। मतलब बादशाह ही मेकर भी बन सकता है, बादशाह ही पेई भी बन सकता है। मैं चेक अपने नाम का भी निकलवा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि हाँ भाई मिस्टर बैंक तुमने मेरे पैसे देने, मुझे पैसे दे दो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर और पेई दोनों सेम हो सकते हैं, मेकर यहाँ ड्रॉ होता है इस्तेमाल, और प्रॉमिसिंग नोट में दोनों सेम नहीं हो सकते। क्लियर है पॉइंट? एक स्टेप आगे चलते हैं। टोन क्या है? प्रॉमिसिंग नोट में प्रॉमिस है और वहां पे ऑर्डर है। वेरी गुड। प्रॉमिसिंग नोट में कोई अलग से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, किसी तीसरे बंदे से उसको साइन नहीं करवाना, बस ये दो बंदे, एक ने लिख के दे दिया, दूसरा प्रेजेंट करेगा, पैसे ले जाएगा। जबकि यहाँ ड्रॉई की एक्सेप्टेंस जरूरी है, पेमेंट की प्रेजेंटेशन से पहले एक दफा ड्रॉई ने कम से कम उसको एक्सेप्ट किया हो। याद है बादशाह ने पहले कहा था खजांची जरा तुम भी साइन कर दो। प्रॉमिसिंग नोट में एक बंदे ने साइन कर दिया, यहाँ पे आपको इसको पहले एक्सेप्ट करवाना है ड्रॉई से जो पैसे देने के लिए पाबंद है, और फिर बाद में आपने इसको पेश करना है। देन लाइबिलिटी, प्राइमरी लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। बादशाह ने कहा मैंने पैसे देने हैं तो देने हैं, और बादशाह ही लाइबल है। बादशाह के बच्चे के पास नहीं जाएगा पैसे लेने के लिए, किसी वजीर के पास नहीं जाएगा, किसी खजांची के पास नहीं जाएगा, बादशाह की प्राइमरी लाइबिलिटी है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में सोचिए, अगर उसने खजांची का नाम लिखा हुआ है तो पहले किसके पास जाएगा? खजांची। खजांची नहीं देगा तो इसका मतलब है यहाँ बादशाह की प्राइमरी लाइबिलिटी नहीं है, सेकेंडरी लाइबिलिटी है। ड्रॉर की लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी है, कंडीशनल है।
इट अराइजेज, ये सिर्फ तब शुरू होगी व्हेन द एक्सेप्टर डज नॉट ऑनर द बिल। एक्सेप्ट करने वाला, एक्सेप्ट कौन किसने किया था? खजांची। जब उसे ऑनर नहीं करेगा, ऑनर का मतलब है उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसका एहतराम नहीं करेगा, उसके बिहाफ पे पेमेंट नहीं देगा, तो जब उसे ऑनर नहीं करेगा तो फिर असल जो मेकर है उसके पास जाके कहेंगे भाईजान एक ही कागज देता सी। क्लियर? तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ आया। देन मेकर पोजीशन, मेकर की इमीडिएट पोजीशन है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बात यह है कि पैसे वाले को क्या चाहिए? पैसा। उसने देखा 2 साइन है, एक बंदे का साइन है, उसके पास गया, उसने पैसे नहीं दिए। अब एक तरीका है कि उस पर मैं लीगल केस कर दूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं इस वक्त रप्पड़ मुकाऊं और मैं पहले वाले बंदे के पास जाके कहूं भाईजान तुम्हारे भी साइन आ रहे हैं, उसके भी आ रहे हैं, उसने तो नहीं दिया, अब तुम दो। तो मतलब हम सेकेंडरी इसलिए उसे कह रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो खजांची पे केस कर दें, चाहे तो बादशाह पे केस कर दें। इवन दुकान सप्लायर के पास जब गया तो वो चाहे तो दुकानदार पे केस कर दे, चाहे तो खजांची पे केस कर दे, चाहे तो बादशाह। जिन जिन लोगों के हाथ से गुजर के आया सब पे केस हो सकता है, क्योंकि वो सब जिम्मेदार है ना, सबने उसको आगे फॉरवर्ड किया, वो मानते हैं कि वो कागज सही है। ये हम आगे देखेंगे कि वो कागज गलत निकला तो क्या होगा। मेकर की इमीडिएट पोजीशन है, मेकर पेई के साथ बिल्कुल इमीडिएट, यानी कि मेकर और पेई एक दूसरे के आमने सामने है। हाँ भाई तुमने मेरे से पैसे लेने हैं और उसने आके कागज उससे दिया, उसकी शक्ल देखी और उससे पैसे ले लिए। जबकि यहाँ ड्रॉर इमीडिएट रिलेशन में एक्सेप्टर के साथ है, पेई के साथ नहीं है। यानी कि ड्रॉर और ड्रॉई आपस में, मतलब बादशाह और खजांची आपस में क्लोज रिलेशन है। बाबा तो अब बादशाह से दूर हो गया, बाबा आएगा तो किससे पैसे लेगा? ड्रॉई से, खजांची से। तो ये एक धक्के से इन्होंने पॉइंट निकाला। ये वाली बात ऑलरेडी ऊपर कवर हो रही थी प्राइमरी सेकेंडरी में, तो अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं भी याद करेंगे तो ज्यादा दुख नहीं होगा। नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज रिक्वायर्ड टू गिवन टू द मेकर। 2 पार्टीज हैं, बादशाह के पास आके कहा भाईजान पैसे दें, बादशाह ने पैसे नहीं दिए, तो अब ऐसा नहीं है कि बादशाह को शिकायत लगाएंगे कि मिस्टर बादशाह आपने कहा था कि बादशाह पैसे देगा और आप चूंकि पैसे नहीं दे रहे तो मैं आपको शिकायत लगा रहा हूं कि आप पैसे नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होगा, जो पैसे नहीं दे रहा वो सामने ही है, किसका किसको शिकायत करें। लेकिन वहां शिकायत की ऑप्शन है, खजांची के पास आए, उसने पैसे नहीं दिए, डिसऑनर कर दिया, ऑनर नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, तो शिकायत किसको लगाते हैं? नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय होल्डर, होल्डर जिसके हाथ में है, टू ऑल प्रायर पार्टीज। वो पीछे जितने भी उसके वो लोग हैं, वो नहीं इन कैश होगा, वो कहेगा यार ये कौन सा कागज दिया था, तो कैश नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिसऑनर का वो सबको बता सकता है, जबकि प्रोमिसरी नोट में जो ओरिजिनल बंदा है बस वही मेन बंदा था, वो पैसे नहीं देगा तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी ओरिजिनल बंदे को पता लग गया कि वो पैसे नहीं दे रहा। तो प्रोमिसरी नोट में 2 ही बंदे हैं तो शिकायत का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें 3 बंदे हैं तो फिर शिकायत का कॉन्सेप्ट है। जी ठीक है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि अगर एक जगह पे पेमेंट नहीं आपको मिली तो आप एंड तक सबको नोटिस नहीं देंगे, क्योंकि जिसने पेमेंट नहीं दी वो तो वही बंदा है जिसने पेमेंट देनी थी। कहने का मतलब है कि जो शिकायत लगानी है आपने वो असल बंदे को नहीं लगानी, जबकि उसमें क्या हो रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में शिकायत आप बादशाह तक लगा रहे हैं, आप दुकानदार को भी कह रहे हैं, आप बाबे को भी कह रहे हैं, आप बाबे के बेटे को भी कह रहे हैं, और आप बादशाह को भी कह रहे हैं कि देखें जी वो उसने, खजांची ने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वहां पैसे देने वाला और है और पैसे का मालिक और है, कागज बनाने वाला। और प्रोमिस नोट में दोनों सेम है, तो जो जुल्म कर रहा है उसी को शिकायत कैसे लगाएं। जबकि दूसरी तरफ तो पिछली पार्टीज को तो जरूर बताएंगे, लेकिन वो जो फाइनल असल ड्रॉर को या असल मेकर को शिकायत लगानी है वो प्रोमिसरी नोट में शिकायत नहीं लगेगी, क्योंकि शिकायत उसी की लगाएं जिसने जुल्म किया। तो खजांची वाले केस में तो हम शिकायत लगा सकते हैं कि देखें जी ये क्या हो गया। क्लियर? सर प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन में ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन का क्या मतलब है के हवाले से, अच्छा ये उर्दू इंग्लिश मिक्स हुई हुई है तो ये आगे तरतीब इसकी आगे पीछे हो गई। तो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन में ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन का क्या मतलब है, जबकि ये बात डिफरेंस के हवाले से बिल ऑफ एक्सचेंज में है? पता नहीं, असल में ना वो एंटर कर करके आप लिखते हैं, यहाँ एक लाइन में आता है तो वो सब उसने आगे पीछे कर दिया। ठीक,
एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट एक भाई ने का रिपीट कर दें। एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज पहले एक्सेप्ट होता है, फिर उस पे खजांची की जिम्मेदारी आती है। अगर खजांची ने उस पे साइन ही नहीं किए ना तो वो अपने आप को ड्रॉई काउंट ही नहीं करेगा, वो कहेगा मैंने कब कहा था मैंने पैसे देने हैं। तो वहां एक्सेप्टेंस ड्रॉई की जरूरी है, बाद में वो बिल जो है वो वाजिबुल अदा होता है। जबकि प्रोमिसरी नोट में क्योंकि बंदा ही एक है और उसी ने साइन किए हुए, तो वहां हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के हमने कुछ फर्क देखे थे। तो कॉन्सेप्ट समझ आए तो ये लॉ मजेदार है, और नहीं समझ आए तो ये बहुत आवाजार है। पता नहीं अभी मजेदार है या आवाजार है। लाइबिलिटी वाला, प्राइम और सेकेंडरी, दो तरह के लोगों ने कागज बनाया था। सीजन 1 में बादशाह ने कागज बनाया था और बादशाह ने ही पैसे देने थे। बादशाह की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एब्सोल्यूट थी, बादशाह ही जिम्मेदार था, कोई शर्त नहीं। सीजन 2 में कागज बादशाह ने बनाया था, लेकिन पेमेंट किसने करनी है? खजांची ने। तो इसका मतलब है बादशाह की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? खजांची। बादशाह की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में दोयम, तो वो अगर वो नहीं देगा तो फिर बादशाह जिम्मेदार होगा। और ये कंडीशनल हो गई अब। और किस चीज पे कंडीशन हो गई? खजांची नहीं देगा तो फिर बादशाह की जिम्मेदारी। अब आगे चलते हैं। ये चीज हमें थोड़ी थोड़ी सी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी कहानी हमें समझ आई। अब सवाल ये है कि आपको कितना पढ़ाया जाए, कितना पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों क्यों पढ़ेंगे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि हम कहाँ तक जाएं जिससे आपको भी ना लगे कि आपने ज्यादा पढ़ा है और मैं भी पढ़ा दूं। विन विन सिचुएशन। नहीं, ज्यादा तो नहीं है, बस जो पढ़ना था पढ़ लिया है, बस अब यही बातें रिपीट होनी है। अब मैं कोई नई बात नहीं करूंगा, बस यही बातें रिपीट होंगी। सिर्फ एक नई बात आएगी, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक मासूम सा आदमी, बस उसकी नई बात आएगी। चलें एक काम करते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की किस्में देख लेते हैं। कह दें कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं पता, कह दें बेरर आपको नहीं पता, चलें। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? किताब का जुमला देखिए कितना क्यूट है, विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? जिस पे वो लिखा हो कि उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो कह दें विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन ऑर्डर, उन्हें नहीं, विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। मुझे वो ऊपर जो इन्हों का जिक्र हो रहा है ना, वो इन्होंने जो कहा है वो उस तरह से करके, यानी इस जुमले का एक आसान सा मतलब है कि जिस पे लिखा हो कि वो ऑर्डर है। बात समझ आ रही है? और which is expressed to be payable to a particular person, जो किसी खास बंदे को पेबल हो, एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स, और ऐसे अल्फाज ना लिखे हो which prohibits transfer, जो मना करते हो। यानी अगर बादशाह वो कागज देता बाबे को और बाबे से कहता तुम्हारे अलावा खबरदार कोई और नहीं आएगा, ये कागज आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो फिर ऑर्डर ना बनता। क्योंकि ऑर्डर क्या है? जो बाबे के ऑर्डर पे बाबा जिस बंदे का नाम देगा वो बंदा आके ले जा सकता है। और इंडिकेट एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफर, वही बात दोबारा रिपीट करें। उन्होंने कहा या तो उसमें ट्रांसफर मना होगा, या इसमें एक ऐसा इरादा लिखा होगा, एक ऐसी इंटेंशन होगी, उसके जुमले से लग रहा होगा कि ट्रांसफर मना है। कुछ भी नहीं बताया, जितना पहले से पता था उतना ही है, सिर्फ अल्फाज घुमाए हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो है जो जिस पे वो लिखा हो, वो लिखा हो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, या वो किसी खास बंदे के नाम पे लिखा हुआ हो और उसमें मना ना हो। क्या मना ना हो? ट्रांसफर करना मना ना हो, या ऐसा कोई इशारा ना लिखा हो जिसका मतलब हो कि ट्रांसफर करना मना है। तो आसान अल्फाज में जिसमें किसी खास बंदे का नाम लिखा हो और उसमें ये नहीं लिखा हो कि ये आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का सीधा सीधा मतलब जो किसी के कहने पे आगे ट्रांसफर हो सकता हो। लेकिन तकलीफ इन्होंने देनी थी कानूनी अल्फाज से। दुख की बात यह है कि आपको यही याद करना है। आपने तो कहा था कि वो उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ तुम ले सकते हो। हाँ, मतलब अगर तो सिर्फ वही कर दे तो फिर वो ऑर्डर नहीं रहेगा, ऑर्डर बनेगा ही। तीन बातें थी, टू द ऑर्डर ऑफ या बेयरर। तो टू अगर बाबा कर दे और वो ऑर्डर की ऑप्शन ही खत्म कर दे
तो फिर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कब होगा? जब उसमें ये इख्तियार हो कि जिसके पास वो कागज है वो उस पे किसी बंदे का नाम लिख सके और जिस पे एक्सप्रेसली मना ना किया गया हो कि खबरदार तुम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? एक्सप्रेस टू बी सोपेबल। बेयर इंस्ट्रूमेंट वो होगा जिसपे वो लिखा होगा, वो जो ऊपर आ रहा है, ये एक्सप्रेस टू बी सोपेबल, यानी एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेयरर। तो ये सोपेबल से उन्होंने कहा कि खाम लफ्ज क्यों कंज्यूम करें, ऊपर हमने हेडिंग तो दी हुई है ना। तो बेयर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी सोपेबल, जो उस तरह से पेबल हो, वो जो ऊपर लिखा है लिख देते विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेयरर। और लास्ट एंडोर्समेंट मस्ट बी एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। आखिरी जो साइन हो वो खाली साइन। नहीं समझ आई बात? कागज बनाते हैं, ये कागज है, ये बादशाह ने साइन किए हुए। बादशाह ने कहा मिस्टर ए को और ऑर्डर पे हो जाएगा। मिस्टर ए ने साइन किए अपने और लिख दिया बी और ऑर्डर। अजान 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 देखिए इधर। जी जनाब, हमारी पहली अजान फिनिश हुई। मैं एंडोर्समेंट आपको समझा रहा था। एक कागज जिसपे क्या लिखा हुआ है, ए और ऑर्डर। ए ने क्या किया, ऑर्डर वाली जगह अपने साइन किया, लिख दिया बी और ऑर्डर। ये इसने एंडोर्समेंट की है। एंडोर्स करने का क्या मतलब है? जब एक बंदा एक चीज को ओन करता है कि हाँ भाई ये इस पे मेरा भी ताल्लुक है, तो ये जो ए ने साइन कर दिए तो हम कहेंगे ए ने एंडोर्समेंट कर दी, लेकिन ब्लैंक एंडोर्समेंट नहीं की, ए ने किसी का नाम लिख दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट अभी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही। बी साइन करे और लिख दे सी और ऑर्डर, तो भी ये ब्लैंक एंडोर्समेंट नहीं हुई, उसने भी किसी का नाम लिख दिया है। सी साइन कर दे और बस साइन कर दे, ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो गई। अब इसने सी ने बताया नहीं कौन, अब ये कागज जिसके हाथ में होगा वो उसका मालिक बन जाए। ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब है साइन करें और किसी का नाम मत लिखें। अगर किसी का नाम लिख दें तो वो कहलाती है स्पेसिफिक एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट समझ आया? एंडोर्समेंट का मतलब है जब आप साइन, एंडोर्स कैसे हो सकता है? कागज पे साइन कर दें, साइन करके दो ऑप्शन है, या तो नाम लिख दें या बगैर नाम लिखे दे दें। जी एक मिनट, ये बात समझ आई? एंडोर्समेंट कागज के फ्रंट पे भी हो सकती है, अगर फ्रंट पे जगह खत्म हो जाए तो बैक साइड पे भी हो सकती है। बैक पे भी जगह खत्म हो जाए तो आप एक और कागज इसके साथ लगा सकते हैं अटैच करके, और उस पर एंडोर्समेंट शुरू कर दें। वो खत्म हो जाए दूसरा कागज लगा दें। आप एक स्टाम्प पेपर भी साथ लगा सकते हैं। मतलब आपका ये कागज सैकड़ों दफा एंडोर्स हो सकता है। हर एंडोर्स करने वाला दो में से किसी एक तरीके से एंडोर्स करेगा, या साइन करके अगले का नाम लिखेगा या बस सब साइन कर देगा। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आया, पीछे से साइन हुआ हुआ, मैं चाहूं तो आगे फॉरवर्ड कर दूं बगैर साइन किए,
तो मैंने एंडोर्समेंट नहीं की लेकिन ट्रांसफर हो गया। और मैं अगर साइन करके किसी का नाम लिख के कर दूं तो वो उस बंदे का नाम आ जाएगा, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप साइन करके आगे फॉरवर्ड करें, बगैर साइन किए आगे फॉरवर्ड करें, अपने पास रख लें, खुद कैश करा लें। अगर साइन नहीं करेंगे तो नेम नहीं आएगा। देखिए सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, किसी का नाम नहीं आया। जी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, डिफॉल्ट हुआ, सी को पकड़ेगा आखिरी साइन वाले को, फिर बी, फिर ए, फिर मेन बंदा। तो जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें दरमियान वालों की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे साइन होते आ रहे होते हैं, उस पर दरमियान वाले जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट हमने कहा विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, या लास्ट एंडोर्समेंट मस्ट बी एंडोर्समेंट इन, आखिरी एंडोर्समेंट ब्लैंक एंडोर्समेंट, आखिरी एंडोर्समेंट खाली एंडोर्समेंट हो, सिर्फ साइन हो उस पे, वो ना आ रहा हो। ये बात समझ आई जी? जी, ब्लैंक एंडोर्समेंट के बाद अब अगला बंदा क्या करे? अगला बंदा अगर उसे दोबारा से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है ना, तो जहां साइन हुए हुए है ना, आखिरी साइन, वहां अपना नाम लिखे, जे और ऑर्डर, तो उससे वो कागज अब मिस्टर जे को पेबल हो गया। और अब जे अगर आगे किसी फॉरवर्ड करना चाहता है तो जहां ऑर्डर लिखा हुआ है वहां अपने साइन करके उसे आगे दे दे। तो ये अगेन आप बेरर को ऑर्डर बना सकते हैं और ऑर्डर को बेरर बना सकते हैं। नाम लिख दें तो वो ऑर्डर बन जाएगा, नाम ना लिखें बेरर रहेगा। बिल्कुल शुरू से भी हो सकता है, आप शुरू से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्डर होगा या बेरर होगा, आप दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं। बेरर इंस्ट्रूमेंट समझ आया? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ में एक वर्ड लिखूंगा जिसकी बाद में आपको फादियत पता लगेगी, मेड इन पाकिस्तान। मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बनाया गया हो, पाकिस्तान में ड्रॉ किया गया हो, एंड ऑल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही बना हो और पाकिस्तान में ही पे होना हो तो हम कहेंगे वो इनलैंड है। इनलैंड जो हमारी सरजमीन का इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। या मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, बना हो पाकिस्तान में, अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, किसी ऐसे शख्स के लिए जो पाकिस्तान का ही शहरी है, ऑल्दो इट मे बी पेबल इन फॉरेन कंट्री, इसकी पेमेंट बाहर हो सकती है। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे? जो पाकिस्तान में बना हो, पाकिस्तानी बंदे को दिया हो और पाकिस्तान में ही पेमेंट होनी हो, या पाकिस्तान में बना हो, पाकिस्तानी बंदे के लिए बना हो, पेमेंट शायद बाहर होनी हो, तो हो पाकिस्तानी। इसलिए मैंने लिखा कि मेड इन पाकिस्तान आप ध्यान में रखें। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बनता पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी बंदे के लिए बनता है, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। उसकी पेमेंट पाकिस्तान में हो या बाहर हो, ये इररिलेवेंट है, ये कहलाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी जो मुल्क से बाहर बना होगा वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा, और जो पाकिस्तान में बना होगा वो इनलैंड है। एक जुमला लिखा हुआ है, inland instrument remains inland even it has been endorsed in a foreign country। पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तान का ही सब था, लेकिन मुल्क से बाहर किसी ने किसी को फॉरवर्ड कर दिया साइन करके, तो भी बना कहाँ है? किसके लिए बना था? पाकिस्तान के लिए। तो बेशक बाहर चला गया, बेशक पे बाहर होगा, लेकिन कहलाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की दो किस्में अचानक से इन्हें ख्याल आया, तो इन्होंने कहा हम थ्रू आउट सारी डिस्कशन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं। हमारी अजम्पशन ये है कि हम पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट और पाकिस्तानी करेंसी का जिक्र कर रहे हैं। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान से बाहर का इंस्ट्रूमेंट। ओह, डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट कह दें कि ये भी आपको नहीं पता, कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने फिर से सुन लिया, आगे भी एडजेक्टिव होता था कोई। टाइम इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। टाइम इंस्ट्रूमेंट जिसपे लिखा है 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 5 महीने बाद, 10 दिन बाद, 3 दिन बाद, फलाना मंडे को। टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा? जिसपे टाइम बताया हुआ है। ये नहीं लिखा जब तुम चाहोगे पैसे ले लेना, वो जो बाबे को उसने कहा था तुम आके पैसे ले जाना, टाइम शाइम नहीं बताया था। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जिसपे कोई फिक्स या स्पेसिफिक डेट लिखी है। चेक, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। हमने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट पढ़े, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। चेक
टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, चेक पे नहीं लिखा होगा इतने दिन बाद पैसे ले जाओ, चेक हमेशा डिमांड होगा। जबकि बाकी जो दो हैं वो टाइम भी हो सकते हैं, डिमांड भी हो सकते हैं। चेक पे डेट ऑफ क्रिएशन लिखी होती है, डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखी होती। उस पे ये लिखा होता है कि मैंने आज चेक बनाया है, तो आप डेट ऑफ क्रिएशन लिखते हैं, उस डेट से पहले तो बैंक जा ही नहीं ना सकते, डेट लिखी हुई है, उस डेट के बाद आप आगे जा सकते हैं। लेकिन चेक से रिलेटेड हमने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें हम चेक की घुमनगिरियां जरा ज्यादा डिटेल से देखेंगे। तो हम कह ही रहे हैं कि चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, चेक हमेशा डिमांड होगा। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट्स कब होंगे? ये तब होंगे जब इस पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इतने टाइम के बाद, इस इतने दिन पे, या इस वाले दिन, या सर्टेन डेट आफ्टर साइट। हाँ भाई मिस्टर खजांची, तुम ये कागज देख रहे हो, बस इसके 10 दिन बाद तुमने इस बंदे को पेमेंट करनी है। तो अगर कोई खास दिन लिखा हुआ हो, कोई खास टाइम पीरियड लिखा हो, या ये लिखा हो कि इंस्ट्रूमेंट दिखाने के इतने दिन बाद पेमेंट ड्यू हो जाएगी, या ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है। मैंने जितनी दफा बार कहा उससे ज्यादा दफा रिपीट किया इन्होंने, क्योंकि अभी एसेंशियल में फिर पता है क्या एसेंशियल है, पेबल टू ऑर्डर और बेयरर। फिर से बताएंगे ऑर्डर क्या होता है, फिर से बताएंगे बेयरर क्या होता है। तो खैर टाइम इंस्ट्रूमेंट समझ आया, डिमांड इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज, इस पे टाइम मेंशन नहीं है, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये तो रटा मार लें पक्का वाला कि चेक होता ही डिमांड है। बाकियों में डिमांड भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकते हैं, शर्तों पे डिपेंड करता है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड कब होंगे? व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल, जब उस पे लिखा होगा कि डिमांड पे दिए जाएंगे, या इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल एट साइट, अगर उस पे लिखा होगा जैसे ही दिखाओगे पैसे मिल जाएंगे, या प्रेजेंटमेंट, जैसे ही प्रेजेंट करोगे पैसे मिल जाएंगे, या ऑन डिमांड। उन्होंने कहा अलग अलग इलाकों में अलग अलग लफ्ज हो सकते हैं, हो सकता है एक बंदा कहे इसको देख के पैसे दे दो, एक का ये आ गया ना पैसे दो, एक का पैसे दो, तो वो मांगे, दिखाए, प्रेजेंट करे। जब भी इरादा ये हो कि ये कागज सामने आते ही पेमेंट वाजिब हो जाएगी, तो वो होगा डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और टाइम में ऐसा नहीं होता था, अगर 3 महीने लिखा हुआ है तो 2 महीने बाद वो कागज पेश करके पैसे नहीं ले सकता, वो टाइम पूरा होने पे कागज पेश करेगा। नो टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड, अगर एक कागज पे पेमेंट का टाइम ही नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, डिमांड। द बिल और नोट एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड आफ्टर इट इज ओवर ड्यू, ये ऑटोमेटिकली डिमांड बन जाता है। एक 10 जनवरी को एक बिल आया सामने, उस पे लिखा था 3 महीने बाद, 10 जनवरी को बना है, 3 महीने बाद क्या होगा, खुदा का खौफ करें, 10 मार्च, कौन लोग हो तुसी, 3 की काउंटिंग में आपने जनवरी को भी गिन डाला, तो 10 अप्रैल। अब फर्ज करें 10 अप्रैल आ गई है, ड्यू डेट आ गई है, अभी तक गए नहीं असल बंदे के पास पैसे मांगने, 15 तारीख को जिसके हाथ में कागज था उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। अब कागज पे तो टाइम लिखा हुआ है, लेकिन सोच के बताएं क्या ये इस वक्त टाइम इंस्ट्रूमेंट है? टाइम ही गुजर गया ना, अब तो ये कागज जैसे ही दिखाया जाएगा पेमेंट मिल जाएगी। तो ऐसा टाइम इंस्ट्रूमेंट जिसका टाइम एक्सपायर हो गया वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, डिमांड। तो बड़ा आसान सा मामला है, अगर इंस्ट्रूमेंट पे टाइम लिखा है कि इतने टाइम बाद, इस दिन, देखने के इतने दिन बाद, या फलाना तारीख या फलाना इवेंट, तो ये टाइम है। अगर टाइम ना लिखा हो तो डिमांड है, या ये लिखा हो कि वो डिमांड है तो वो डिमांड है, या टाइम एक्सपायर हो गया हो तो वो डिमांड है, या उस पर लिखा हो कि ऑन डिमांड या एट साइट या प्रेजेंटमेंट या फलाना, तो वो डिमांड। तो आसान सी चीज को उन्होंने लीगल पेचीदगियों में उलझा के बताया हुआ है, ये वही टाइम और डिमांड है जो हमने कल समझा। टाइम और डिमांड समझ आया? एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया ना? तो बस एंडोर्समेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, आपकी जहमतों को तमाम करते हैं। टाइम इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो टाइम मेंशन है तो उसके बाद जाए तो भी मिल सकता है, या हाँ, जो टाइम मेंशन है वो टाइम खत्म होने के बाद आपको एक मुनासिब टाइम के अंदर पहुंच जाना चाहिए। जैसे वो लिमिटेशन लॉ है ना, हमने कहा टाइम बार्ड ना हो जाए, चेक 6 महीने में टाइम बार्ड हो जाता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट 3 साल में टाइम बार्ड होता है, लेकिन वो 3 साल का रूल हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉर अंडरस्टैंडिंग।
जी अगर उस पे लिखा हो कि इसी टाइम पे आओगे तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा तो ऐसा कर नहीं सकते, मतलब वो हाँ ये नहीं कि वो एक कंडीशन हो जाएगी, कंडीशनल नहीं है, ये एब्सोल्यूट है कि हाँ भाई ये इतने टाइम बाद पैसे मिलने ही मिलते। एंडोर्समेंट क्या है जी, एक क्यूट सी डेफिनेशन एंडोर्समेंट की। क्यूट सी डेफिनेशन, क्यूट सा तो है। चलें एक काम करते हैं, जिसको मैंने क्रॉस किया है ना उसको छोड़ के पढ़ते हैं, और अगर क्यूट ना लगे तो मैं जिम्मेदार। एंडोर्समेंट क्या होती है, आपको आसान उर्दू में समझ आई हुई है ना एंडोर्समेंट क्या होती है। अब अंग्रेजी पढ़ते हैं। When the holder of negotiable instrument, इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, साइंस द सेम, साइन करे। अदरवाइज देन एज सच मेकर, मेकर से हटके मतलब मेकर वाले साइन ना करे, जब होल्डर उस पे साइन करे और ये होल्डर मेकर ना हो। फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएट करने के लिए, उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए कहां साइन करे, ऑन द बैक और फेस, उस कागज की बैक पे साइन करे या उस कागज के फेस पे साइन करे, और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स्ट टू इट देयर टू, या एक कागज का टुकड़ा उसके साथ लगा दे और उस पे साइन कर दे, और सो साइंस फॉर द सेम पर्पज अ स्टैम्प पेपर, या इसी इरादे से एक स्टैम्प पेपर को साइन करके साथ लगा दे, इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जबकि उसका इरादा क्या हो कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बनाना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम, ये कहा जाएगा कि उसने एंडोर्स कर दिया, एंड इज कॉल्ड द एंडोर्सर। अब इसमें नई बात क्या है, अब वही बात है कि कॉन्सेप्ट समझ आए तो डेफिनेशन तो सिर्फ पेचीदा अल्फाज में उसको, जब एक शख्स किसी कागज पे ओनर से हटके, मेकर के अलावा वो खुद साइन करे और उसका मकसद हो इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना, साइन बैक पे करे, फ्रंट पे करे, या एक कागज पे करे, या किसी स्टाम्प पेपर को साथ लगा दे, तो इसने जो हरकत की है, इस हरकत को कहते हैं इसने एंडोर्स किया, और ये क्या कहलाएगा, एंडोर्सर। और ये जो हरकत हो चुकी है ये एंडोर्समेंट बन जाएगी, उसने एंडोर्स किया है जिससे एंडोर्समेंट हो गई है, जिसने एंडोर्स किया वो एंडोर्सर है। कानून है ना, कानून गोल गोल घुमा रहा है। एसेंशियल्स क्या है, लें जी एसेंशियल्स, आपने कहा था डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब अगर किसी लाइन में कोई नई बात नजर आए, डेफिनेशन के अल्फाज जरा देखें और देखें तो सही, डेफिनेशन ये डेफिनेशन का ही हिस्सा है, ये एसेंशियल। चले आपकी किताब में हो सकता है आपको इतनी डिटेल से ना मिले, मिल जाएगा वैसे। अच्छा एक मिनट, जुमला जुमला सुने, इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इफ नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द बैक ऑफ एंडोर्समेंट और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर अटैच। अब मतलब इसमें क्या है, उसी डेफिनेशन की वजाहत हो रही है। साइंड बाय एंडोर्सर, एंडोर्सर ने साइन करना है, एंडोर्स करके डिलीवर भी करना है इंस्ट्रूमेंट, साइन करके जेब में नहीं डाल लेना। एंडोर्समेंट कब होगी, वो करके बाबे के हवाले कर दें, बादशाह कागज लेके हाँ भाई बाबे तुम 3 लाख दिरहम ले सकते हो और जेब में रख ले, एंडोर्समेंट तो नहीं हुई ना। एंडोर्समेंट कब होगी, जब आप उसे डिलीवर करेंगे। एंटायर इंस्ट्रूमेंट की एंडोर्समेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि साइन करके आप कहें हाँ भाई मिस्टर ए आधा तुम पकड़ लो इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर बी आधा इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा हुआ, पूरी ही एंडोर्समेंट होनी चाहिए। और एंडोर्समेंट के साथ कुछ खास लफ्ज लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन कर दें तो भी काफी है, और अगर लिखना चाहें तो आप दूसरे का नाम लिख दें। तो ये थी एंडोर्समेंट की डेफिनेशन, और उसी से निकले हुए कुछ फजाइल, कुछ बातें जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी। किबला कुछ कहना चाहते हैं जी, बहुत प्यारी बात कर दी इन्होंने कहा जी एंडोर्समेंट साइन करने से होती है, बिल्कुल सही कहा। मेरे हाथ में कागज आया जिसपे आखिरी साइन सी के थे, मैंने वो कागज ऐसे ही आगे वाले बंदे को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर हो गया, मैंने एंडोर्समेंट नहीं की, ये मेरी एंडोर्समेंट नहीं कहलाएगी। एंडोर्समेंट का मतलब है मैं भी जिम्मेदारों में शामिल हो जाता, मैं साइन करता, मैं अपने नाम लिखता और फंस जाता। तो अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के आगे फॉरवर्ड किया तो ट्रांसफर हुआ, एंडोर्स नहीं हुआ। एंडोर्समेंट का मतलब आसान अल्फाज में अपनी जिम्मेदारी ऐड करना उस कागज पे, और अपने आप को भी उन पेबल्स की लिस्ट में ले आना कि हाँ भाई मतलब मैं भी वो लोग हूँ, उन लोगों में से हूँ जो तुम्हें पैसे देने के पाबंद है।
जी, एट अ टाइम एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है जिसपे एंडोर्समेंट हुई हुई वो बेयरर हो सकता है अगर आखिरी एंडोर्समेंट कौन सी हो, ब्लैंक, सिर्फ साइन हो, नाम ना लिखा हुआ हो। जी बताइए सवाल, ज्यादा से ज्यादा सवाल, मैंने आगे नहीं पढ़ाना, सिर्फ सवाल लेने हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। एंडोर्समेंट मैंने ना की, फॉरवर्ड कर दिया, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे पीछे से साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला, मैंने आगे फॉरवर्ड किया, तारीख के औराक में मेरा नाम आया ही नहीं। जब मेरा नाम ही नहीं आया तो 250 दफा फॉरवर्ड हुआ होगा, जिसमें से मैंने जो फॉरवर्ड किया वो बगैर नाम के था, तो मैं उस लिस्ट में नहीं आ रहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जानता भी कोई नहीं, मुझे पकड़ भी कोई नहीं सकता, है ना मजे की बात। जी एक सवाल, अगर एक इंस्ट्रूमेंट बीच में चोरी का था, वो स्टार्टिंग ही चोरी हुई है, अगर वो शुरू से गलत था तो इसका मतलब है वो कानून ही नहीं बना, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत हो गई। आपको याद होगा कि अगर फ्रॉड की नियत हो तो वो चीज शुरू से ही वॉइड होती है। अब अगेन, अगर तो पता है कि पीछे से चोरी का इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो आप फंस जाएंगे, और अगर नहीं पता तो आप नहीं फंसेंगे। इसमें हम कहते हैं कि जो होल्डर ना वो मासूम आदमी है, वो अगर गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट पकड़े और आगे फॉरवर्ड कर दे और ना उसे पीछे चोरी का पता हो ना उसे बाद में चोरी का पता लगे, तो उसने जो पीछे से कागज लेके आगे फॉरवर्ड किया ये बंदा शरीफ कंसिडर होगा, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको चोरों का शरीक नहीं कंसिडर करेंगे। ये वाली बात हमने कल करनी है, ऐसा ना हो कि मैं आज कर दूं और फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये हमने पढ़ा है। इसे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। जी सर चोरी अगर हो भी जाए तो एंडोर्समेंट तो वही नहीं होगी, अगर ए से उसने पोस्ट चोरी की है, ए का साइन तो हुआ नहीं होगा। जी, अगर ए के पास कागज पड़ा हुआ है ओरिजिनल बंदे के पास, उसने साइन ही नहीं किए, फिर तो चोरी का फायदा ही कोई नहीं, और चोरी कर भी ले तो वो एक कागज है, और ए ने किसी के नाम पे किया नहीं, ऐसे ही है, फिर तो चोरी बेयर बनेगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह से। जी एंडोर्समेंट क्या सिंगल एंडोर्सी के लिए होगा या दो से ज्यादा हो सकता है? नहीं, सिंगल। हाँ, लेकिन आप उस सिंगल बंदे को ऑप्शन दे सकते हैं कि तुम या तुम्हारे कहने पे किसी और को, तो वो जब साइन करके कहेगा तो वो कहना मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ऑनलाइन में हजरात, सर अगर उसको पता हो ये चोरी का है और वो माना ही नहीं, तो फिर तो अदालत का केस है ना, फिर मेरा केस तो नहीं है ना कि एक चोरी का इंस्ट्रूमेंट है और वो नहीं मान रहा, तो फिर अब अदालत में जाके लड़ाई झगड़ा होगा, सबूतों से साबित करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा स्लिप एंडोर्समेंट होती है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ये मामला भी अदालत के जिम्मे। वो उस हमने एंडोर्स करना है तो हमने स्लिप अटैच कर देनी है, वो स्लिप उसके साथ हिस्सा है या नहीं है। नॉर्मली पता क्या होता है, ओरिजिनल कागज पे लिख दिया जाता है। आईकेप के एग्जाम में कभी एक्स्ट्रा शीट लगी या एफएससी में एक्स्ट्रा शीट लगी, तो आप अपनी मेन शीट पे या किसी और जगह पे बता देते हैं कि एक्स्ट्रा शीट का रेफरेंस कौन सा है, ताकि वो एक्स्ट्रा शीट आपकी वाली सही से रिलेट हो। जी सामने वाले लोगों का कोई सवाल, समझ आ रही हैं सारी बातें? मजे का लॉ है, लेकिन लैंग्वेज इसकी कई दफा अजीब सी होती है, उनको अजीब लगती है जिनको समझ ना आए। आपको तो बाबे की कहानी पता है, ये बाबे की कहानी ने हमारी बड़ी मदद की है, वरना ये अल्फाज एंडोर्सर और फलाना और ड्रॉई और वो आप लोग तो कलाबाजियां खाते रहते हैं। जी सो पेबल का क्या मतलब है? जो वैसे पेबल हो जैसे बताया गया। कैसे बताया गया? जो ऊपर की हेडिंग में। जी अगर पेपर में आएगा तो फिर आप लिखेंगे, मतलब अगर वहां लिखा हुआ है बेयरर इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करना और आप बेयरर लिख के लिख देते हैं टेस्ट एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, तो वो कोई मसला नहीं, जुमला सही है। ऑनलाइन में सर पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंडोर्स करने वाला साइन कर दे तो भी काफी है, कुछ ना लिखे, साइन करके बंदे का नाम लिख दे, मत ये लिखे कि मेरी एक मौदबाना सी गुजारिश है कि ये वाला नोट जो है वो मिस्टर बी को दिया जाए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बंदे का नाम लिख दें, सिर्फ साइन कर दें काफी है, इवन साइन कर दें तो भी काफी है। सर एंडोर्समेंट दोबारा उर्दू में बता दें। जब एक शख्स ओनर के अलावा, असल बंदे के अलावा, जब एक शख्स एक कागज पे साइन करे इस इरादे से कि वो उस कागज को निगोशिएट कर रहा है, उस कागज के सामने साइन करे, उस कागज की बैक साइड पे साइन करे, किसी और कागज को उसके साथ अटैच कर दे या किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन करे इस इरादे से कि वो निगोशिएट करना चाह रहा है, तो इसने जो साइन किए हैं, चाहे इसने कुछ लिखा या नहीं लिखा उसके साथ,
ये समझा जाएगा कि इसने एंडोर्समेंट की है और इस बंदे को हम प्यार से एंडोर्सर कहा करेंगे। क्या एंडोर्समेंट पीछे वाले बंदे को हो सकती है? एंडोर्समेंट कभी भी किसी भी बंदे को हो सकती है, इवन आप ओरिजिनल बंदे को भी एंडोर्स कर सकते हैं। ए ने बी के पैसे देने थे, उसने उसे कागज दे दिया। बी ने सी के पैसे देने थे, उसने उसे कागज दे दिया। सी ने डी के पैसे देने थे, उसने उसे कागज दे दिया। डी ने ए के पैसे देने थे, उसने ए को कागज वापस कर दिया। सेम पर्सन से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खत्म हो जाएगा सारा। लेकिन घूम के आया ए के पास, खत्म हो गया। ए अगर फिर शुरू करना चाहता है, ए एक और साइन करेगा। ए अब फिर से, ये पहली दफा है जब ए एंडोर्सर बन जाएगा। अभी तक ए को एंडोर्सर नहीं कहा था। एंडोर्सर कौन था? अदर देन ओनर। लेकिन अगर एक बंदे का इंस्ट्रूमेंट घूम के उस तक आ जाए तो इंस्ट्रूमेंट फौत हो जाता है। फिर अगर इस इंस्ट्रूमेंट को दोबारा जिंदा करना है तो फिर एक दूसरा साइन करके फिर से एंडोर्समेंट की एक नई लेयर शुरू होगी। क्या मेकर एंडोर्सर हो सकता है? सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है। डेफिनेशन में मैंने दो लफ्ज कटवा दिए, मेकर और होल्डर। तो नॉर्मली होल्डर करता है एंडोर्समेंट, लेकिन इन एक्सट्रीम केसेस कभी कभी मेकर भी कर सकता है। मेकर तब करेगा जब उसका इंस्ट्रूमेंट गोल घूम के उस तक पहुंच जाए और वो दोबारा। ये ऑनलाइन वाले भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर ओवर ड्यू का क्या मतलब? ओवर ड्यू का मतलब है जो उसकी ड्यू डेट थी वो गुजर चुकी है, वो ड्यू डेट आ गई है। 3 महीने बाद था, 10 अप्रैल गुजर गई है। नहीं, ये मैंने समझाने के लिए पहले मेकर कटवाया था। अब आपको पता है कि एंडोर्समेंट मेकर भी कर सकता है, तो अब डेफिनेशन में नहीं कटेगा। ये तो मैंने पहली रीडिंग के लिए आपको कटवाया था। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई, खूबसूरत हो गई बात। ठीक है जी, तो किताब दिखाएं, मैं आपको सफे बताऊं जी। चेक भी एंडोर्स हो सकता है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। आपने क्या पढ़ा? बस इतना सा पढ़ा हमने, बस मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पेज 75 पे एंडोर्समेंट हमने पढ़ा, एंड के करीब इसमें नेगोशिएशन का डब्बा बना हुआ है, वो नहीं पढ़ा, उससे ऊपर ऊपर हमने पढ़ा। तो ये आधा सफा ये हमने पढ़ा, जिसमें पढ़ने वाली चीज डेफिनेशन थी नीचे, तो उसी के ऊपर तबसरा था। फिर पेज 80 पढ़ा हमने, बस इतना सा पढ़ा। दिल नहीं मान रहा, नहीं ना मान रहा दिल। चलें, चैप्टर 15 का पहला सफा, चैप्टर 15 का पहला सफा भी दिखाइएगा, बड़ा क्यूट सा है। तो पेज 84 पढ़ना है आपने, और 84 में भी पढ़ने वाली चंद लाइनें, और वो वही लाइनें जो आपको पहले से पता है, वही सारी बातें। पेज 80 पढ़ा, 84 पढ़ा, और 75 आधा, 80 और 84। ठीक है जी, कल इस चैप्टर को फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचा देते हैं इंशाल्लाह। आपने बताई कि अगर बी को एंडोर्स कर, बी आगे इतना करता जाए, ठीक है, बी वापस मतलब ए को एंडोर्स कर दे, तो इस केस में मेकर और पे तो एक ही हो